Welcome again in Economics Online Class YouTube channel. Today we are going to solve official question paper of economics provided by HBSC. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. ओके, नाउ मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन. निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का चर है, यानी इनमें से कौन सा आइटम है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रखता है. ये चीज़ हमने 4-5 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट वो सोल्व कर लिया आप लोगों का. अब तक तो आपको अभी आइडिया लग गया भाई किस किस टॉपिक में से छोटे क्वेश्चन MCQ आ रहे हैं. और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा. आपको 4 आइटम दे देंगे, इनमें से पूछ लेंगे इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो क्वेश्चन नंबर 1, मांग की लोच है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है. लगान है वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र है. वस्तु की कीमत ये भी व्यष्टि यानी माइक्रो है. लेकिन जो मुद्रास्फीति है ये हमारा मैक्रो से रिलेटेड है. दैट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी. मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है. मांग में वृद्धि, ये दो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड. एक है मांग में वृद्धि, एक है मांग का विस्तार. जो मांग का विस्तार होता है इसका कारण केवल एक ही होता है, उस वस्तु की कीमत. यदि वस्तु की कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है तो इसे बोला जाता है मांग का विस्तार. इसी तरह यदि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाए तो वो कहलाता है मांग का संकुचन. ये था हमारा विस्तार और संकुचन. ये होता है उस वस्तु की कीमत की वजह से. जबकि मांग में वृद्धि है या जो मांग में कमी है, इस स्थिति में क्या होता है उस वस्तु की कीमत के अलावा बाकी जो फैक्टर हैं उनमें परिवर्तन के कारण मांग में जो चेंज आता है उसे बोला जाता है मांग में वृद्धि या कमी. तो ऑप्शन ए, पूरक वस्तु की कीमत में कमी की वजह से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो वो भी मांग में वृद्धि होती है. उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण अगर मांग बढ़ जाए तो ये भी वृद्धि होती है. प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, भाई पेप्सी और कोका कोला में से पेप्सी की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, कोका कोला ज़्यादा प्रयोग करेंगे. तो कोका कोला की मांग बढ़ गई तो ये भी मांग में वृद्धि. तो करेक्ट आंसर इज 2 का है डी, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. जब सीमांत आय शून्य है, जब MR शून्य है तब TR क्या होगा. ये क्वेश्चन बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा है सारे प्रैक्टिस सेट में. मैंने आप लोगों को बार बार बताया जब भी मार्जिनल है वो शून्य, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो यूटिलिटी, जब वो 0 के बराबर होती है तो जो टोटल होता है वो होता है मैक्सिमम. और जब ये मार्जिनल माइनस में हो जाए तो ये घटना शुरू हो जाता है. तो सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो तो क्या होगा, TR है वो अधिकतम होगा. 3 का आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर लागत कौन सी है. स्थिर लागत कौन सी है. स्थिर लागत भाई चाहे उत्पादन 0 हो चाहे उत्पादन मैक्सिमम हो वो लागत उतनी ही रहे तो वो होती है हमारी स्थिर लागत. बिजली का बिल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है. क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा मशीनें चलेंगी तो ज़्यादा खर्चा होगा. कच्चे माल के खर्चे, भाई ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो कच्चा माल ज़्यादा लगेगा, और जब उत्पादन नहीं करेंगे तो इसका खर्चा 0. तो ये भी हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट. इसी तरह दैनिक मजदूरों की जो मजदूरी है वो भी हमारी है वेरिएबल कॉस्ट. एंड स्थिर पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आप चाहे आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लिए तो उन 1 लाख पर जो ब्याज, चाहे आप उन 1 लाख से एक भी पैसा ना कमाओ, चाहे आप वो 1 लाख लगा के 10 लाख कमा लो, उस पर ब्याज हो वो तो उतना ही रहेगा. तो ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट. पूंजी पर जो ब्याज होता है, स्थिर पूंजी पर जो ब्याज होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट. यदि कीमत में 18% की वृद्धि होने के कारण पूर्ति में 27% की वृद्धि है तो पूर्ति की लोच क्या होगी. सिंपल सा फार्मूला है, ES यानी इलेस्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज प्राइस. तो इसमें दोनों परसेंटेज में दे रखे हैं तो 27
भाग में 18, 9 दूनी 18, 9 27, 3 4 2, 1.5 इज द करेक्ट आंसर। 1.5 तो करेक्ट आंसर है 5 का ए। निम्न में से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान यानी कि सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है। करेंसी जारी करने का जो अधिकार है केवल और केवल केंद्रीय बैंक का होता है। तो 7 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। 7 आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही समीकरण चुनिए। क्वेश्चन नंबर 8, एपीसी, एपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये एपीसी का फॉर्मूला नहीं है, ये एमपीसी का है, तो ये गलत। एमपीसी बराबर है 1 अपॉन में 1 माइनस एपीसी, ये भी गलत है। के यानी कि गुणक 1 अपॉन में एमपीसी, दैट इज द करेक्ट आंसर। के इक्वल टू, ये भी हमारे करेक्ट आंसर है। ये गुणक का हमारा सूत्र है 1 बटा में 1 घटा एमपीसी। तो 8 का आंसर है सी। 9 का देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 9, केंज के अनुसार एडी और एएस के मध्य जो संतुलन की अवस्था है, जो मध्य संतुलन की अवस्था के अंतर्गत क्या होगा, संतुलन कहाँ होता है केंज के अनुसार। अपूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार से अधिक संतुलन, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है डी। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि एडी और एएस में संतुलन है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही होता है, परंतु जो केंजियन जो थ्योरी है वो ये कहते हैं, केंज नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये नया सिद्धांत दिया कि एडी और एएस में संतुलन है, पूर्ण रोजगार के बिंदु पर भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, पूर्ण रोजगार के बाद भी हो सकता है। इसे अधिमांग और न्यून मांग संतुलन के नाम से जाना जाता है। तो 9 का आंसर है डी। निम्न में से कौन से सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। आय और धन का पुनः वितरण करना, ये करेक्ट आंसर है। आर्थिक स्थिरता, ये भी करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए और बी दोनों। सार्वजनिक उद्यम को निजी उद्यम में परिवर्तित करना, ये कोई सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं होता। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु विनिमय की स्थिति। वस्तु विनिमय की स्थिति वहाँ होती है जहाँ पर वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का विनिमय होता है, बिल्कुल सही बात है। और वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का विनिमय नहीं होता, वस्तुएं धातुओं के बदले में विनिमय की जाती है। तो बी और सी बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी गेहूं दे के बदले में कपड़ा ले लिया। इसका एक टेक्निकल नाम से और जानते हैं हम, इसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी, वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी व्यापार संतुलन में शामिल नहीं की जाती। व्यापार संतुलन में कौन सी चीज को शामिल नहीं करते। ये एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये व्यापार संतुलन आप इंग्लिश में देखेंगे, इकोनॉमिक्स की कई टर्म है वो आपको इंग्लिश में ज़्यादा आसान लगेंगे बजाय इसके कि आप उनको हिंदी में पढ़ें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक संकुचित धारणा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक विस्तृत धारणा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल दृश्य मदें यानी कि वास्तविक वस्तुओं को शामिल करते हैं, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करते। इसके अलावा जो भी बच गया वो सारा सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है, न कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का। हमने अमेरिका से मशीन मंगवाई और हमने अमेरिका को आम भेज दिए तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा, क्योंकि आम को हम देख सकते हैं छू सकते हैं, मशीन को हम देख सकते हैं छू सकते हैं, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है। परंतु मान लीजिए हमने यहाँ कुछ डॉक्टर अमेरिका में काम करने चले गए, अमेरिका से कुछ इंजीनियर भारत में आ गए, तो ये एक्सचेंज ऑफ सर्विस है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो एक शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल और केवल दृश्य मदों को शामिल करते हैं, यानी सिर्फ वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो सेवाओं का आयात निर्यात वस्तु नहीं है। देश के मध्य
ब्याज और लाभांश ये भी वस्तु नहीं है। सैलानियों द्वारा खर्च ये भी कोई वस्तु नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से एक भी आइटम को हम शामिल नहीं करते। ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक आ गए। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रों के धन एंड प्रकृति की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आप इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक है वो एडम स्मिथ की थी, 1776 में ये लिखी थी। वैसे तो इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, परंतु इसे सामान्यतः वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ही जानते हैं। तो हमारी ये 3 अर्थशास्त्री हैं, 3 इनकी परिभाषाएं हैं, 3 ही इनकी पुस्तक है। तो आप सभी विद्यार्थी इन तीनों को याद रख लेंगे। किस अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा दी है भाई? धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, इनकी पुस्तक का नाम था क्या था और ये कब प्रकाशित हुई। इसी तरह जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा थी डॉक्टर मार्शल ने दी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी। और इनकी जो बुक है डॉक्टर मार्शल की ये पब्लिश हुई थी 1890 में। इसी तरह जो हमारी दुर्लभता संबंधी परिभाषा है वो दी थी श्री रॉबिन्स ने, और उनकी जो पुस्तक है 1932 में प्रकाशित हुई। अब तीनों पुस्तक, तीनों परिभाषाएं और कौन सी परिभाषा किस राइटर ने दी है ये आप याद रखेंगे। तो 13 का आंसर है एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तु को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता या कुल उपयोगिता, संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। किस वस्तु ने कितनी उपयोगिता दी है उसका टोटल होता है हमारा कुल उपयोगिता। पेप्सी और कोका कोला पूरक है या प्रतिस्थापित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है प्रतिस्थापित, यानी कि सब्स्टिट्यूट फूड्स। प्रतिस्थापित क्या होता है? तो शब्द को पढ़ो, प्रतिस्थापित यानी कि स्थान पर आना। पेप्सी के स्थान पर हम कोका कोला को आराम से पी सकते हैं, तो इसलिए क्या प्रतिस्थापित है। यदि सपोज करो हमने नहाने की साबुन लानी है तो हम लक्स की बजाय यदि हमें गोदरेज की मिलती है तो हम गोदरेज से नहा सकते हैं या नंबर 1 से नहा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये प्रतिस्थापित है भाई। जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी का प्रयोग हम आसानी से कर सकें और अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें, वो होती प्रतिस्थापित वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वो होती है जब हम एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ हमें लेनी ही पड़ती है। यदि हम जूते लेते हैं तो जूतों के साथ हम जराब लेते हैं। यदि हम कार लेते हैं तो ओब्वियसली हम पेट्रोल की मांग करेंगे। यदि हम पेन लेते हैं तो रिफिल कह लो या स्याही कह लो उसकी जरूरत पड़ेगी। कॉपी लेते हैं तो पेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रतिस्थापित, सॉरी पूरक। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो हमारा लागू होता है। ये होता है हमारा अल्पकाल। अल्पकाल में एक चीज को थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अल्पकाल में केवल एक ही साधन है वो हमारा परिवर्तनशील होता है। उसी में परिवर्तन करके हम उत्पादन की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दीर्घ काल में जो सभी साधन है वो परिवर्तनशील होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। दीर्घ काल में जो साधन है ना, साधन परिवर्तनशील होते हैं। साधन है वो परिवर्तनशील होते हैं, परंतु जो साधनों के बीच का जो अनुपात है वो हमारा होता है स्थिर। इसलिए इसको बोला जाता है, दीर्घ काल में जो सिद्धांत होता है उसे बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। अल्पकाल में उत्पादन का एक साधन है वो अवश्य स्थिर होता है, दूसरा परिवर्तनशील होता है। इसलिए उनके बीच का जो अनुपात है वो बदलता रहता है, इसलिए इसे बोला जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो 16 का आंसर है ए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा, थोड़ा सा टेबल बना के। तो अल्पकाल में जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो है, मान लीजिए भूमि। भूमि की इकाई एक 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 ही रहती है, जबकि हम श्रम की इकाइयों में परिवर्तन करके उत्पादन को कम या ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनके बीच के जो अनुपात है वो यहाँ 1:1 था, यहाँ 1:2 होगा, यहाँ 1:3, यहाँ 1:4। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दीर्घ काल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, परंतु साधनों के बीच जो अनुपात है वो स्थिर होता है। जबकि अल्पकाल में एक साधन अवश्य स्थिर होता है और साधनों के बीच अनुपात है वो परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 17,
जब एसी घट रही है, जब जो हमारा एसी कर्व वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एमसी वक्र औसत लागत के ऊपर या नीचे होता है। तो मैंने आप लोगों को पीछे जब हम सब्जेक्ट्स की मतलब पाठ की जब लाइव क्लास ले रहे थे, तो मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल बताया था। ये जो मार्जिनल है ना, ये एक शरारती बच्चे जैसा है, इसने हमेशा आगे ही रहना, आगे आगे चलता है ये। अगर एवरेज, चाहे वो कॉस्ट की बात हो चाहे वो रेवेन्यू की बात, अगर एवरेज बढ़ रहा है, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो मार्जिनल उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एवरेज घट रहा है तो मार्जिनल उससे ज़्यादा घटेगा, यानी कि इसको हमेशा आगे रहना है। तो अब ये फार्मूला हम हर जगह इसको याद रखेंगे। एसी घट रही है तो मार्जिनल उससे ज़्यादा घट रहा होगा, तो यानी ये इससे नीचे होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर ग्रेटर देन एम आर, यानी कि ए आर एम आर से ज़्यादा होता है या ए आर एम आर के बराबर होता है। करेक्ट आंसर है हमारा ए आर इक्वल टू एम आर। क्यों? इसमें एक चीज़ और मैं आपको आपके जीके के लिए ऐड कर देता हूं मैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ए आर वही होता है हमारा एम आर, और वही होता है उस वस्तु का प्राइस, यानी ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम पी। 19 का क्वेश्चन वह है कीमत जहां मांग और पूर्ति डैश हो जाए संतुलन कीमत कहलाती है। तो भाई संतुलन कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों समान हो जाती हैं, दोनों बराबर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्वैधाधिकार बाजार में कितने विक्रेता? भाई ये एक दो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट। द्वैधाधिकार ड्यू, ड्यूपोली, ड्यू का मतलब होता है दो, तो द्वैधाधिकार ये अल्पाधिकार बाजार का एक पार्ट है। अल्पाधिकार में एक होता है अल्पाधिकार जिसमें कुछ विक्रेता होता है, लेकिन यदि विक्रेता केवल दो ही हों तो उसको हम अल्पाधिकार नहीं बोलते, उसे हम द्वैधाधिकार बोलते हैं। करेक्ट आंसर है 20 का 2। क्वेश्चन नंबर 21, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, इसको हम पीडीआई बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उसमें से व्यक्तिगत आय में से किसको घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है डायरेक्ट टैक्स के। इसका एक उदाहरण जैसे कि आयकर को घटा के, यानी कि पर्सनल इनकम में से हम इनकम टैक्स घटा दें तो वो हमारी आ जाती है पीडी डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारा राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, तो सेवा प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वो हमारा होता है तृतीय क्षेत्र। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र को हम प्रकृति क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी कि इसमें प्रकृति से प्राप्त चीजों को काम किया जाता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसका एक दूसरा नाम है, इसे हम उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र है उसको हम उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र है तो हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सभी प्रकार की सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा में शामिल किए जाते केवल सिक्के और करेंसी और बैंक जमा। तो करेंसी और बैंक जमा दोनों को हम मुद्रा में शामिल करते हैं। साख गुणक, क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो इसका करेक्ट आंसर है मांग जमा बटे नगद जमा। इसका एक सूत्र और है, इसको हम करते 1 में CRR। तो पेपर में आपको इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते। इसका एक सूत्र हमारा साख गुणक का 1/CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है मांग जमा बटे नगद जमा। 26 का है परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार एक सामान्य अवस्था है। क्या है? पूर्ण रोजगार एक सामान्य, यानी परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे वो ये मानते थे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त आसानी से किया जा सकता है, परंतु वास्तविक जीवन में ये चीज संभव नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को हम वास्तविक जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए केन्ज ने थ्योरी दी थी कि जो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार से पहले हो सकता है और से पूर्ण रोजगार के आगे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का कुल खर्च ज्यादा है कुल प्राप्तियों से। भाई खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो क्या होगा? ये है हमारे घाटे का बजट, डेफिशिएट बजट। व्यापार संतुलन में, व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। ये थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। तो 28 का आंसर है विजिबल
बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल विजिबल को ही शामिल करते हैं। अब थर्ड जो पार्ट है हमारा इसका शुरू हो गया है। ये हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 1890 में प्रकाशित हुई थी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके जो राइटर हैं वो थे डॉक्टर मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर मार्शल ने। थोड़ी देर पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी बुक हैं, और ये 3 डेफिनेशन, 3 राइटर, 3 बुक, आप इनको याद रखेंगे, पेपर में सवाल आ जाते हैं। 2 तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, ये जो है ये गलत है। 2 तटस्थ वक्र हैं न तो एक दूसरे को छू सकते हैं, न ही एक दूसरे को काट सकते हैं। और इवन न तो ये ओ वाई एक्स को छू सकते हैं, न ही ये ओ एक्स को छूते हैं। तो ये तटस्थ वक्र के गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं कि एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अभी वही हमारा पेप्सी और कोक वाला एग्जांपल लेते हैं। पेप्सी और कोक क्या है? प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं। यदि पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है, पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? लोग पेप्सी को छोड़कर इसकी मांग करने लग जाएंगे, कोक की। तो प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग है वो लोचदार होती है। 32 का है हमारा, पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता है, इनमें अंतर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति स्टॉक वो चीज होती है जो किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में बिकने के लिए। पूर्ति और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता। जो स्टॉक है किसी विक्रेता के पास उस वस्तु की सारी मात्रा के बराबर होता है। जो उस वस्तु ने जो भी किसी वस्तु का उत्पादक के पास जो भी स्टॉक है वो हमारा कहलाता है स्टॉक। ये है हमारा स्टॉक। इस स्टॉक का जो हिस्सा उत्पादक बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है वो कहलाता है हमारा पूर्ति। तो जो पूर्ति है वो हमारी एक संकुचित धारणा, स्टॉक है वो हमारी एक विस्तृत धारणा है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, ये करेक्ट आंसर है। जो हमारी व्यक्तिगत आय जब हम निकालते हैं उसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है वो उस व्यक्ति की इनकम होती है, इसे हम शामिल करते हैं। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, ये भी हमारा सही जवाब है। घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर सबसे पहले लागू होता है। लागू तो उद्योग में भी होता है, लेकिन उद्योगी जो उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, घटते प्रतिफल के नियम लागू होने से जस्ट पहले तक अपने उत्पादन की सीमा वो रखते हैं, यानी वो दूसरी अवस्था तक जाते हैं, तीसरी अवस्था में नहीं जाते। 35 का मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा गलत है। इसमें हम कॉइन्स को भी शामिल करते हैं, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। साख का निर्माण करते ही व्यापारिक बैंक हैं। खुली अर्थव्यवस्था में AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, इसको हिंदी में बोला जाता है उपभोग, C फॉर उपभोग कंजप्शन, प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, प्लस सरकारी व्यय, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट डिमांड, और X माइनस से इसका है X एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, माइनस में आयात। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं खुली अर्थव्यवस्था में। यदि पेपर में आ जाए बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था में ये वाला जो पार्ट है वो नहीं होता, यानी C प्लस I प्लस G होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है, खुशी से कर कोई नहीं देता। सरकार, हमें सरकार की पेनल्टी से डर लगता है, कानून से डर लगता है, इसलिए हम कर की पेमेंट करते हैं। तो ये अनिवार्य भुगतान है, तो दैट करेक्ट आंसर। सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, ये भी करेक्ट आंसर। ये जो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो इस पॉइंट को समझ जाएंगे, मैं आपको बताता तो जिस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसकी दोनों साइड हमारी बराबर होती है हमेशा। जो हमारी लाइबिलिटी साइड होती है और जो हमारी एसेट साइड होती है दोनों बराबर होती हैं, भले ही लॉस हो भले ही प्रॉफिट होती है। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मिलता है,
तो यही हमारा बैलेंस शीट के जैसे होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चाहे देश का भुगतान संतुलन असंतुलित हो, यानी कि खर्च हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो संतुलित हो, हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनका टोटल करते हैं वो हमेशा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो लास्ट में मैं आप लोगों के यही बोलूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।